आपका शायद पूरा हियरिंग लॉस हो सकता है। सेकंड थिंग है कि जिस चीज़ के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें गारंटी नहीं है कि आपका हियरिंग लॉस जो है वो रिकवरी हो सकता है। उससे ऐसा हो सकता है वो सर्जरी कामयाबी नहीं हो सकता है। और एक चीज़ है कि जैसा यहाँ पे फेशियल जो मेरा है राइट साइड वो पैरालिसिस भी हो सकता है शायद। जब मैं डिक्लेयर से फॉर्म पढ़ रहा था तो उस टाइम पर मेरा पूरा फट रहा था, मैं साइन करूँ या ना करूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरा जो मेडिकल एक्सपीरियंस है कि कैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। जैसे आपको पता होगा ये वाला मैंने रील पे डाला था, इस वाला जो मेरा ईयर सर्जरी है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। जैसे मेरा जर्मनी में मेरा हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस क्या है, मुझे कैसे ट्रीटमेंट मिला। आप सपोज इस तरह से आप यूरोप में आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको शायद ये स्टोरी आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। ओके, ये स्टोरी स्टार्ट होता है 2000 ऑलमोस्ट 18 जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है। मुझे पहले थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई कम देना लगता है। ओके, सो फिर मुझे अचानक से फील होता है, क्योंकि मुझे पहले फील नहीं हो पा रहा था। मुझे अचानक से जैसे मेरा दोस्त वगैरह कभी कभी मुझे बोलते हैं, मैं उनको बोलता थोड़ा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। तो फिर 1-2 महीने बाद मैं थोड़ा नोटिस करता हूँ, मुझे सारे दोस्त मुझे बोलते, तो तुझे तुझे क्या सुनाई नहीं देता है क्या? तो फिर 18 में सिलसिला शुरू होता है, मुझे लगा शायद मैं हेडफ़ोन बहुत यूज़ कर रहा था, इसलिए शायद मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है इस तरह से। तो फिर 2-3 महीने बाद ऐसे चलता रहा। मेरा ज़्यादा राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है? तो उसको 2019 में मैंने सारा मेरा टेस्ट करवाया, तो फिर मुझे पता चला कि मेरा ऑटोस्क्लेरोसिस है। ऑटोस्क्लेरोसिस उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो वो क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। उसमें क्या है कि मेरा मतलब जो ईयर में जो मिडिल ईयर है, उस पर ठीक से वाइब्रेशन नहीं हो रहा, शायद वो कुछ बोन स्वेलिंग की वजह से ऐसा कुछ है। उसको 2 तरह का तरीका है, इधर मुझे हियरिंग एड आप यूज़ करो, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो आप उसको सर्जरी करो। ऑटोस्क्लेरोसिस में सिर्फ आपका हियरिंग लॉस नहीं होता है, उसमें कान के बीच में कुछ आवाज़ें भी आता है, जैसे हवा का इस तरह से आवाज़ आएगा, बीच बीच में आपका पेन भी हो सकता है, इस तरह से चीज़ें भी होता है। तो हियरिंग एड में सिर्फ आप हियरिंग लॉस को रिकवरी कर सकते हो, लेकिन जो रिमेनिंग चीज़, जैसे आपका आवाज़ आना, आपका पेन होना, उसको आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉक्टर का रिकमेंडेशन था कि आप सर्जरी करवाओ। तो 2019 ऑलमोस्ट जून जुलाई के टाइम पर मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप सर्जरी करवाओ। 19, हाँ 19, उसके बाद मैंने थोड़ा रुक गया था, कोविड टाइम था उस टाइम पर। तो फिर मैंने सोचा कि कोविड टाइम है, क्योंकि कोविड में ईएनटी स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए स्पेसिफिकली ईएनटी जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव डिपार्टमेंट था। तो फिर 2020 में मैंने इटली प्लान किया है। तो 2020 पहले तो फिर से मैंने डॉक्टर चेकअप करवाया। जब मैंने सर्जरी का प्लान कर रहा था, वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप सर्जरी करने के बाद, वहाँ पे कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, सर्जरी आपको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू लाइक एटलीस्ट स्टे हियर इन इंडिया फॉर 6 मंथ, क्योंकि आप कुछ 6 महीने तक आप फ्लाइट नहीं ले सकते हो। तो मैंने सोचा फ्लाइट नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इटली आना था सितंबर अक्टूबर में, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उसको पोस्टपोन करते हैं, बाद में करेंगे। जब मैंने इटली आया, उसके बाद 2020 में वो भी 2020 भी चला गया। 2021 में जब मैंने इंडिया वापस गया, उस टाइम पर वही मुझे 6 महीना रुकना चाहिए था। 6 महीने उस टाइम पर फिर भी कोविड का सेकेंड वेव आ रहा था, तो इसलिए उसको भी मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो फाइनली 2022 एंड में जब मैंने जर्मनी आया, मैंने सोचा कि जर्मनी में अभी रहूँगा। तो उस टाइम पर मुझे हर सर्जरी के बारे में हर चीज़ मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो 2023 में फरवरी या मार्च में पहले मैंने एएनटी डॉक्टर के दिखाई। जर्मनी में क्या प्रोसेस होता है, पहले आपको एक नॉर्मल फिजिशियन को दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट आप डायरेक्ट जाकर चेकअप नहीं करवा सकते। आपको एक नॉर्मल फिजिशियन आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो सारा चीज़ आप टेस्ट करा, मुझे पहले पता था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे इंडिया में जब मैंने डॉक्टर से बात किया, उसका प्राइस ऑपरेशन के लिए उसका प्राइस समथिंग था, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 1.5 लाख समथिंग था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इंश्योरेंस कर लो, ये आपका, क्योंकि आप इतना पैसा क्यों देंगे। लेकिन मुझे बताया कि इंश्योरेंस आप करोगे तो आपको मिनिमम आपको 1 ईयर आपको 1 ईयर आपका मतलब इंश्योरेंस पीरियड के बाद ही आप सर्जरी करवा सकते हो। ये एक इंडिया में एक पॉइंट था। तो इसीलिए मैंने फिर 1 ईयर, तो मैंने उसके बाद मैंने इंश्योरेंस मेरा था, मैं करवा सकता था, लेकिन वो तो बाद में मैंने जर्मनी आ गया। तो अभी जर्मनी में मैंने पहले स्टार्ट किया, मतलब एक 2023 फरवरी में मेरा चेकअप स्टार्ट किया पहले। वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि क्या इंश्योरेंस कब से, उनका क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंश्योरेंस था जर्मनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बताया मेरा शायद 2018 या 2019 से मैं ये चीज़ें फील कर रहा हूँ। फिर से उन्होंने सारा प्रोसेस करवाए, मुझे एक पैसा भी लगाना नहीं। मतलब वहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा रहा था, वहाँ पे भी इंश्योरेंस काम पे आ रहा था। जैसे इंडिया में सब, मतलब कहीं पे टेस्ट करने के लिए जा रहे हो, देन यू हैव टू पे। इंश्योरेंस वहाँ पे कुछ
कार्ड आपको दिखाते हैं वो टेस्ट वगैरह नहीं होता। कॉर्पोरेट में शायद हो रहा है, लेकिन बाहर में सपोज़ आप टेस्ट कर रहे हो कोई लैब में, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस काम नहीं करता है। स्पेसिफिकली इंडिया का बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। आपका इंश्योरेंस हर चीज़ में आपका इंश्योरेंस काम, आपको कोई भी एक पैसा देना देना नहीं पड़ेगा। तो मैंने मेरा टेस्ट करवाया, मतलब ईयर टेस्ट कर, उसके बाद मुझे उन्होंने भेजा कि सीटी स्कैन करवाने के लिए। मैंने सारा मेरा सीटी स्कैन भी करवाया। तो सीटी स्कैन करवाने का फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, आप जाओ एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाने के लिए। जब मैं स्पेशलिस्ट के पास गया ऑलमोस्ट अप्रैल समथिंग, वहाँ पे मुझे जून में मुझे 3 महीने का बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए। तो जून में मैंने स्पेशलिस्ट को जून में मैंने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप सर्जरी करो। तो उन्होंने मुझे डेट दिया 6 महीने के बाद सर्जरी डेट, जैसे दिसंबर में। उस टाइम पर मुझे उतना कुछ फील नहीं हुआ, मैं ठीक सर्जरी कर लेंगे, लेकिन मुझे मेरे घर वाले, मेरा दोस्त कुछ बोल रहे थे सर्जरी वहाँ पे कर सकते हो, ऐसा थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन डिसीजन मेरा इंडिपेंडेंट था, मैंने बोला हाँ करते हैं। तो जब मैंने सर्जरी से पहले दिन, एक दिन पहले उनका सब कुछ टेस्ट, एनेस्थीसिया लेने के लिए आप रेडी हो या नहीं, वो सब कुछ उनका टेस्ट होता है। जब मेरा डेट था मेरा लाइक दिसंबर 13 में मुझे टेस्ट करवाना है, सारा चीज़ें चेकअप करवाना है, 14 में मेरा सर्जरी होगा। सो फिर मैंने 13 में जाकर चेकअप कर, जब चेकअप करवाया सारा चीज़ें मैंने, वहाँ पे मैं मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें डिक्लेरेशन था, तो सारा चीज़ साइन कर। उसमें एक कॉम्प्लिकेशंस क्या था, आपका सर्जरी होगा तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आपका शायद पूरा हियरिंग लॉस हो सकता है। सेकेंड थिंग है कि जिस चीज़ के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें गारंटी नहीं है कि आपका हियरिंग लॉस जो है वो रिकवरी हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो सर्जरी कामयाब भी नहीं हो सकता है। और एक चीज़ है कि जैसा यहाँ पे फेशियल जो मेरा है राइट साइड, वो पैरालिसिस भी हो सकता है शायद। जब मैं डिक्लेयर से फॉर्म पढ़ रहा था तो उस टाइम पर मेरा पूरा फट रहा था, मैं साइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं उसको टेक्निकली सोचेंगे तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब इमोशनली थोड़ा मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पास में कोई नहीं है, कोई गार्डियन नहीं है, मुझे अकेला डिसीजन लेना है। और फॉरेन में हूँ, जर्मनी पहली बार, क्योंकि ये मेरा सर्जरी जो है मेरा पहली बार, पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। मेरा कभी तक चैनल भी नहीं हुआ था पहले कभी। उस टाइम पर जब ब्लड लिए वो चैनल वगैरह करके ब्लड भी लिया। तो फिर मैंने भगवान के ऊपर सारा चीज़ भरोसा करके साइन कर दिया, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने फैमिली को बताया नहीं था, कि फैमिली इतना दूर है, मैं बताऊंगा तो फिर वो थोड़ा मतलब टेंशन में रहेंगे, तो मैंने बताया भी नहीं। दैट इज मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने 15th में आया सर्जरी के लिए मॉर्निंग में। मेरा सम 6:30 में था, मैंने थोड़ा लेट हुआ, मैंने फिर 8:15 आसपास मेरा सर्जरी का टाइम था, 9 के आसपास मुझे फिर बेड पे लेके गए एनेस्थीसिया के लिए। तो वहाँ पे मैंने जब एनेस्थीसिया दे गया, उसके बाद मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 या 1.5 आवर्स मेरा तो सेंसलेस था। वहाँ पे मेरा सर्जरी हो गया था। फिर वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद मुझे इतना कुछ पेन वगैरह नहीं, मुझे इतना खुशी हुआ कि मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कहते कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो फिर मैंने 2 डेज हॉस्पिटल में रहा, उसका खाना पीना सब कुछ उनकी तरफ से था। वहाँ पे 1 रुपया मुझे भी कोई मतलब डिमांड चार्ज कुछ भी नहीं, कोई हिडन चार्जेस, कुछ सब कुछ इंश्योरेंस में कवर था। फिर 2 डेज के बाद उन्होंने मुझे कुछ पेन किलर दिए, साथ में एक डिस्चार्ज लेटर दिए। ये बोले आप पेन ज़रूरत होगा तो पेन किलर लेते, बीच में कुछ भी दिक्कत होगा तो आप आ सकते हो, नहीं तो फिर आफ्टर 12 डेज लाइक 28 को, 16 को मैंने डिस्चार्ज हुआ, 28 को मेरा और एक चेकअप है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, या 26 को आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं मुझे बोला कि 2 वीक्स आपको कोई काम नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मेरा कम्प्लीट बेड रेस्ट था। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो कि जर्मनी का हेल्थ केयर वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने तो पहली बार ट्राई किया है और वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो मुझे एक्सपीरियंस आपको शेयर करने का यही मेरा वजह है कि आप फॉरेन में हो, आप अकेले भी हो, तो वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन हेल्थ केयर के हिसाब से जर्मन का हेल्थ केयर के ऊपर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप ऐसा कुछ ट्रीटमेंट में जा रहे हो तो आप अच्छा हॉस्पिटल चूज किया, मैंने विवांत हॉस्पिटल चूज किया था, दैट इज ओनली रिकमेंड, इट्स नॉट, देयर इज नो फियर बिहाइंड दैट। ओके, तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर मैं कर रहा हूँ उसमें आप कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू, जय हिंद।